Okay, so people, we were discussing about the making of the national movement, जिसमें एक रॉलेट एक्ट पास हुआ था। और इस रॉलेट एक्ट के तहत जो लोग भी कोई जुलूस निकालना चाहते हैं, कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे कैन बी कॉट रेड हैंडेड एंड विदाउट ट्रायल उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको जेल भी हो जाएगा। सी व्हेन पुलिस अरेस्ट अ पर्सन, उसके ऊपर ट्रायल होता है, ठीक है, फिर दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है, तब जाकर जज एक जस्टिस पे अराइव करते हैं, तब जाकर भाई साहब उसको जेल टर्म सर्व करना पड़ता है अगर गिल्टी एज प्रूवन हुआ तो। लेकिन यहाँ पे रॉलेट एक्ट के तहत कोई गिल्टी एज प्रूवन नहीं, आपको अरेस्ट कर लिया गया, बस आपको अभी जेल टर्म सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस को आपके ऊपर शक है तो आप किसी को उठा लेगी पुलिस, ठीक है। सो अभी क्या हुआ था, उस दिन बैसाखी था और बैसाखी के टाइम पे बहुत बड़ी तादाद में अमृतसर में एक जालियनवाला बाग था, ठीक है। तो ये बैसाखी डे था, जालियनवाला बाग ये एक बहुत बड़ा बगीचा था, एक गार्डन की तरह था। वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे इंडियंस। बैसाखी मतलब समझते हैं राइट, पंजाबी में फसल की कटाई को सेलिब्रेट किया जाता है। जब फसल कटाई होती है तो उस दिन बैसाखी माना जाता है, ठीक है। तो उस दिन बैसाखी डे था और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो अभी जब लोग इकट्ठा होंगे तो देश की बात ही करेंगे ही, ठीक है। जनरल डायर अपनी आर्मी लेकर वहां पे घुसते हैं एंड ही ब्लॉक्स द मेन गेट। एक ही गेट था वहां से निकलने का, उसको पूरा ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं इन पे, ठीक है। अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। ये लोग निहत्थे थे, इनके पास कोई लाठी भाला कुछ भी नहीं था। दे वर जस्ट पीपल हु हैड गैदर्ड टू सेलिब्रेट बैसाखी। उसमें औरतें थी, बच्चे थे, ठीक है, बुजुर्ग लोग थे, लेकिन इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, ठीक है, और सबको मार डाला। एवरीबडी वाज किल्ड, ठीक है। सरकारी आंकड़े बोलते हैं 400, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000 वेर किल्ड। वहां पे एक कुआं था, सब लोग लास्ट में उस कुएं में जंप करने लगे, अभी ब्रिटिश की गोलियों से बचने के लिए और क्या करें, ठीक है। सो ऐसी हालत हो गई थी, ठीक है। द जालियनवाला बाग अट्रॉसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे, दैट इज ऑन द 13th of April, was a part of this repression। तो गवर्नमेंट बहुत सख्त तरीके से सारे मूवमेंट्स को रिप्रेस करने लगी, सारे मूवमेंट्स को भाई साहब खत्म कराने लगी, ठीक है। एंड दिस वाज वन अटेम्प्ट made by the government. On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. पहले के जमाने में ब्रिटिशर्स लोग, जैसे आप मुझे सर बोलते हो ना, इसका मतलब समझते हो क्या? हम जैसे यहाँ इंडिया में एक किसी को भी सर बोल देते हैं, है ना। सर जो टीचर है उसको तो बोलते ही हैं, प्लस ऐसे भी अरे सर सुना क्या, ऐसा सर बोलते हैं। लेकिन सर मतलब क्या होता है? स्लेव आई रिमेन, मतलब आपका गुलाम बन के रहूंगा मैं, ऐसा है। दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया सर बोलना, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सब उनके गुलाम बन के रहे, और हम अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं। आप अगर किसी अमेरिकन स्कूल में जाएंगे तो वहां पे टीचर को सर नहीं बोलते हैं, वहां पे मिस्टर ब्रह्मा बोलेंगे, ऐसे मेरे नाम से बुलाएंगे, मिस्टर ब्रह्मा कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। किसी भी दूसरी जगह पे ऐसे सर नहीं बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये ब्रिटिश कल्चर है सर बोलने का। तो वैसे ही तो सर की उपाधि जो है वो बहुत बड़ी उपाधि होती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो जैसे सर डॉन ब्रैडमैन, मतलब क्रिकेटर थे बहुत बड़े, ठीक है। सर रिचर्ड हैडली, ये भी बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, ठीक है। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे राइटर थे इंडिया में, उनको भी सर की उपाधि मिली, ठीक है। तो जब ये हुआ, ये हत्याकांड हुआ, जब ये मैसेकर हुआ, तो उन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। नाइटहुड मतलब वापस कर दी, नहीं चाहिए मुझे ये उपाधि, नहीं चाहिए मुझे ये टाइटल, ठीक है। He returned it in protest against the huge massacre that had happened. ठीक है, clear है? Okay. During the Rowlatt Act Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against the British rule. तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे रॉलेट एक्ट के टाइम पे, सब लोगों ने यही कोशिश की, हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ यूनाइटेड रहें अगेंस्ट द सत्याग्रह, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। बना तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत किसी को भी शक के बिना पर उठा लिया जाएगा और उसको जेल कर दिया जाएगा, ट्रायल भी नहीं होगा उसको, मतलब उसको अपने डिफेंस में लड़ने का मौका भी नहीं दिया जाएगा पुलिस को जिसके ऊपर शक होगा। रॉलेट एक्ट मतलब एक रिप्रेसिव पॉलिसी थी। गवर्नमेंट देख रही थी कि अभी धीरे धीरे लोग यूनाइट हो रहे हैं और धीरे धीरे ये जागरूक हो रहे हैं अगेंस्ट आवर ऑप्रेसिव रूल, सो दे आर प्रोटेस्टिंग, सो लेट्स कर्ब दिस। ये एक रिप्रेसिव पॉलिसी थी, एक रिप्रेसिव पॉलिसी थी, मतलब इस आंदोलन को खत्म करने का एक उन्होंने कदम उठाया था, ठीक है। सो ड्यूरिंग द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह
the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of the people who lived in the country, Hindus, Muslims and those of the other religions. तो महात्मा गांधी ने बोला सब मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे. जब तक आप उनको बोल रहे हैं ना या दिखा रहे हैं कि हम अलग हैं, तब तक वो इस बात का फायदा उठाएंगे. उन्होंने अलग है करते करते वेस्ट बंगाल का पार्टीशन कर डाला. ठीक है, लॉर्ड कुर्जन आए, उन्होंने वेस्ट बंगाल का पार्टीशन कर दिया. उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा प्रोविंस हो गया है, इसलिए हम मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं. लेकिन डिवाइड करने का मकसद था हिंदू और मुस्लिम प्रोविंसेस को अलग करना. ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों में वो हमको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. तो गांधी जी ने बोला कि आप लोग इस बात को समझिए और अलग ना होए, एक साथ लड़े. ठीक है, he was keen that Hindus and Muslims support each other in any just case. खिलाफत, ओके, अभी खिलाफत एजिटेशन क्या था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था. व्हाट वाज खिलाफत एजिटेशन? खलीफा मतलब समझते हैं, खलीफा मतलब होता है मुस्लिम वर्ल्ड के जो प्रॉफिट लीडर है, उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया. जैसे क्रिश्चियन वर्ल्ड के लीडर को हम बोलते हैं पोप. ठीक है, इज नोन एज द पोप, मतलब एक्सट्रीम अथॉरिटी है. और वैसे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर को हम बोलते हैं खलीफा. ठीक है, और ये थे टर्की जो है एक कंट्री है, उनके लीडर. टर्की जो है कंट्री है, वो उनके लीडर थे. ठीक है, अभी जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तो टर्की को डिफीट का सामना करना पड़ा. टर्की वाज डिफीटेड. ठीक है, तो अभी सबको एक वो हो गया कि भाई साहब ये खलीफा के अगेंस्ट इन लोग बहुत रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाएंगे, खलीफा को मरवा देंगे या कुछ कर देंगे खलीफा के अगेंस्ट. ठीक है, तो सब लोगों ने, जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड या मुस्लिम नेशंस थे या जितने भी मोहम्मडन्स थे, सब लोगों ने एक मूवमेंट लगाया जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट. ठीक है, ये सिर्फ कोई मुस्लिम नेशन हो ऐसा नहीं, कोई भी मुस्लिम ने इसमें पार्टिसिपेट किया कि हमारे जो लीडर हैं उनको इस वॉर के चलते मार ना दिया जाए. ठीक है, उनको इस वॉर के चलते अगर मार दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा कम्युनिटी भाई साहब पूरा बिखर जाएगा, क्योंकि उनकी आज्ञा के हिसाब से हम चलते हैं. ठीक है, और उन्हीं को अगर मार दिया जाए सो वी विल ऑल बी डिस्पर्स्ड. तो खिलाफत मूवमेंट आया और इस खिलाफत मूवमेंट में सिर्फ मुस्लिम नेशंस नहीं, सारे मोहम्मडन्स ने पार्टिसिपेट किया. तो गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया. क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा मोहम्मडन्स भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें. जैसे देखो गांधी जब, देखो किसी, मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे पहले से भी इस चैप्टर में मैंने बोला कि ये इंडिया एज अ इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पे कहीं पे मराठा रीजन है, कहीं पे वैसा बंगाल प्रोविंस है, ऐसा टुकड़ों में बटा हुआ था. तो गांधी जब आए तो पहले उन्होंने बोला कि इन इंडियंस को एक साथ करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ब्रिटिशर्स को भगा पाएंगे. ठीक है, तो उन्होंने बिहार में कहीं पे चंपारण में फार्मर्स का कॉज लिया, फिर कहीं पे भाई साहब आपके गुजरात में मिल वर्कर्स का कॉज लिया, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए. ऐसे धीरे धीरे उनके लोगों के कॉज लेते गए. जैसे जैसे आप लोगों के कॉज को लेते जाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे. ठीक है, द मोर यू टेक द कॉजेज ऑफ पीपल, द मोर विल पीपल विल अलाइन विथ यू. इस तरह से लोग जुड़ते गए. तो उन्होंने बोला कि यार अभी तक ना जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो अगर हम इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें एज कांग्रेसमैन, देन वी विल हैव देयर सपोर्ट इन रिटर्न एज वेल. ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया. ये खिलाफत मूवमेंट इंडिया के लिए नहीं था, ये खिलाफत मूवमेंट उनके जो खलीफा थे टर्की में, उनके लिए था. ठीक है, कि उनको ना मार दिया जाए, उनके साथ कोई अट्रॉसिटी ना किया जाए, बिकॉज ही इज अ सिंबॉलिक हेड ऑफ इस्लामिक रिलीजन के वो सिंबॉलिक हेड है. ठीक है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो गांधी ने खिलाफत एजिटेशन एंड द खिलाफत इशू वाज वन सच कॉज. ठीक है, इन 1920 द ब्रिटिश imposed a harsh treaty on the Turkish सुल्तान और खलीफा. तो टर्की के जो सुल्तान थे या खलीफा थे, उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी इन्होंने इम्पोज किया. हार्श ट्रीटी मतलब क्या होता है? बहुत ही सख्त ट्रीटी मतलब समझौता. जब आप कोई लड़ाई हार जाते हैं तो आपको एक समझौता स्वीकार करना पड़ता है, और बहुत हार्श ट्रीटी इम्पोज किया. ब्रिटिशर्स ने बहुत हार्श ट्रीटी इम्पोज किया टर्किश सुल्तान या खलीफा को. ठीक है, पीपल वे फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जालियनवाला बाग मैसेकर. तो जिस तरह से जालियनवाला बाग मैसेकर के ऊपर लोग गुस्से में थे, वैसे ही पूरा मोहम्मडन कम्युनिटी जो था या इस्लामिक कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकेम वेरी फ्यूरियस अबाउट इट. ठीक है, बिकेम वेरी फ्यूरियस अबाउट इट. ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वेर कीन दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस इन द अर्सवर्ल्ड ओटोमन एम्पायर. ठीक है, तो इंडियन मुस्लिम्स को क्या लग रहा था, ये ओटोमन एम्पायर था बेसिकली खलीफा. ठीक है, तो मुस्लिम की ये जो सेक्रेड प्लेसेस, लेबनान, सीरिया, इराक, ठीक है, पैलेस्टाइन, ये सब आपके मुस्लिम एरियाज थे, और यहाँ पे खलीफा का राज था. तो इन्होंने बोला कि यार यहाँ पे तो हमारा खलीफा का ही राज होना चाहिए. इतने बड़े बड़े सख्त ट्रीटीज इंपोज कर दिए,
सो इसको रिवोक करना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन मुस्लिम्स फेल्ट अबाउट दैट कॉज। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लेजेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये भाई साहब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। मोहम्मद अली और शौकत अली इंडिया से लीडर्स थे अगेंस्ट द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, इंडिया से लीडर्स थे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स दैट इज जालियनवाला बाग मैसेकर एंड खिलाफत एंड डिमांडेड स्वराज। उन्होंने इनका कॉज लिया। जालियनवाला बाग मैसेकर के बाद सारे पंजाबीज इंक्लूडिंग ऑल इंडियंस वर वेरी अपसेट अबाउट इट, और फिर खिलाफत मूवमेंट में भी गांधी जी ने बोला कि भाई ये कॉज भी हम लेंगे एक साथ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम इन थ्रू 1921 एंड 22। ये भाई साहब बढ़ चढ़ के बढ़ने लगा और ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में पार्टिसिपेट करने लगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल के स्कूल्स और कॉलेजेस थे वहां से बहुत सारे लोग भाई साहब छोड़ने लगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन प्रोटेस्ट। दे वर नॉट केयरिंग अबाउट देयर एजुकेशन, दे स्टार्टेड लिविंग इट इन प्रोटेस्ट, ठीक है। Many lawyers such as Motilal Nehru was basically the father of Jawaharlal Nehru, C.R. Das, C. Rajagopalachari and Asif Ali gave up their practices. ये सब जो बड़े बड़े एमिनेंट लॉयर्स थे, जो ब्रिटिश कोर्ट्स में सर्व करते थे, जो ब्रिटिश कोर्ट्स में केसेस लड़ते थे, उन्होंने सबने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। दे गेव अप देयर प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश टाइटल्स वे सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड। जितने भी ब्रिटिश टाइटल्स मिल रहे थे, जैसे सूबेदार का टाइटल मिलता था, सर का टाइटल मिलता था, नाइटहुड का टाइटल मिलता था, ऐसे जो लोग इंडियंस थे who were talented and who were serving the British Empire, they used to get prestigious titles from the British Empire. So ये सब अपने टाइटल्स को रिटर्न करने लगे। हमको नहीं चाहिए आपसे टाइटल, हमको आपसे कोई उपाधि की उम्मीद नहीं है, ठीक है। सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड। तो जितने भी लेजिस्लेचर्स थे, जो लॉज थे, उनको बॉयकॉट करने लगे, ठीक है। दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग द लॉज। पीपल लेट पब्लिक बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ। फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट किया जाने लगा। क्यों फॉरेन क्लोथ को? क्योंकि ब्रिटिशर्स आ रहे थे इंडिया में, इंडिया से ही कॉटन लेकर जा रहे थे और इस कॉटन को मैन्युफैक्चर करके वापस इंडिया में बेच रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी सब लोगों ने ये ब्रिटिश क्लॉथ, तो इससे क्या हो रहा था, इंडियन फार्मिंग एज वेल एज इंडियन इंडस्ट्रीज दोनों भी ठप हो रहे थे। इंडियन फार्मिंग एज वेल एज इंडियन इंडस्ट्रीज दोनों भी ठप हो रहे थे, ठीक है। तो पीपल लिट बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ, तो बॉनफायर्स बनने लगे ऐसे फॉरेन क्लोथ के, ठीक है। सो ऐसे भाई साहब जलाने लगे ये। द इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922। बहुत धीरे धीरे भाई साहब ये गिरने लगा। 1920 से लेकर 1922 तक इंपोर्ट्स भाई साहब बहुत बुरी तरह से गिरने लगे, ठीक है, क्योंकि अभी कोई यूज ही नहीं कर रहा है। दे हैव बॉयकॉटेड कंप्लीटली द ब्रिटिश गुड्स। बट ऑल दिस वाज मियरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब क्या होता है, जैसे आप कभी इससे जा रहे होंगे, जहाज से जा रहे होंगे, एक छोटा सा आइस आपको दिखेगा, एक्चुअली बहुत बड़ा पहाड़ है नीचे, आपको लगेगा ये छोटा सा आइस का टुकड़ा है, क्या है, ऐसे चले जाएंगे हम, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत बड़ा एक पहाड़ है नीचे, ठीक है, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है उससे। तो इसको हम बोलते हैं टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ये छोटे छोटे जो आपको आंदोलन दिख रहे थे, बॉयकॉट करना फॉरेन गुड्स का, फिर ये जो लॉयर्स हैं वो अपने प्रैक्टिसेस छोड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल कॉलेजेस छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब ब्रिटिशर्स को लग रहा था छोटे मोटे चीजें हैं, टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, ठीक है। लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ फॉर्मिडेबल रिवोल्ट। पूरी जो इंडिया की नेशन है वो धीरे धीरे अभी रिवोल्ट मोड पे आ रही थी, बगावत के मोड पे आ रही थी। उधर भी बेचे थे, इधर भी बेचे थे। इतना ज्यादा कॉटन लेकर जा रहे हैं तो वहां पे उतना मतलब पॉपुलेशन नहीं है बेचने के लिए, यहां पे पॉपुलेशन है ना भाई। देखो ऐसा सोचो ना, धंधा जो कर रहा है वो, उसने शिप भेजा, कॉटन लादा, लेकर गया, फिर से वो आएगा ना कॉटन लेने के लिए, तो ऐसे खाली थोड़ी आएगा। वो जो कॉटन से मैन्युफैक्चर हुआ उसको यहाँ पे लेकर आएगा और बेचेगा। अब इतना लंबा रूट है तो वो शिप को थोड़ी ना खाली लाएगा, ठीक है। यहां से वो कॉटन लेकर गया, वहां पे वो मैन्युफैक्चर किया, अभी फिर से एक शिप भेजेगा, फिर से कॉटन ला देगा, फिर से लेकर जाएगा। लेकिन ये जो शिप आ रहा है ये खाली थोड़ी आएगा, ये भाई साहब वो कॉटन जो मैन्युफैक्चर हुआ उसको लेकर आएगा, जितने भी बीच में जितने भी राज्य हैं उन पे बेचते हुए आएगा, फाइनली इंडिया में आकर फिर से बेचेगा। यही धंधा है ना भाई, ठीक है। मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचे, कोई भी धंधा ये सोचेगा ना। तो इसी तरह से भाई साहब आपके जो शिप आते थे वो फिर से लेकर आते थे, उन कॉटन को लेकर आते थे, यहाँ पे बेचते थे,
उनसे जो कपड़ा बनता था। और इंडिया में हैंडीक्राफ्ट था, इंडिया में हाथ से कपड़े बुने जाते थे। मतलब आपका स्पीड बहुत कम होगा कपड़े तैयार होने में। ब्रिटिशर्स भाई साहब वो मशीन्स में कॉटन डाल रहे, धनाधन भाई साहब एक दिन में ही एक मशीन से भाई साहब 500,000 कपड़े निकल रहे हैं। आप एक दिन में अगर चरखा चलाकर बुनेंगे तो शायद आप साल का 4 कपड़ा बना पाएंगे, साल का 4 कपड़ा बना पाएंगे अगर चरखा बुनेंगे तो। और अगर वो जो हैंडलूम्स इंडस्ट्री होती है उसमें से भी कपड़ा बनाएंगे तो बहुत कम आपकी प्रोडक्शन होगी। तो अगर मार्केट में आप धनाधन सारे गुड्स को लाकर छोड़ रहे हैं तो पब्लिक खरीदेगी ना उसको। ऑलरेडी मार्केट में शॉर्टेज है क्योंकि उतना ज्यादा उत्पादन आप नहीं कर पा रहे जितनी जरूरत है, तो कोई इस गैप को अगर पूरा कर रहा है तो पब्लिक खरीदने लगेगी ना, ठीक है। सो दैट इज हाउ द ब्रिटिशर्स वेर गेनिंग फ्रॉम बोथ वेज इन taking the raw materials away for production and in selling the finished products out here. So they were gaining both ways. ठीक है, समझ में आ रहा है ये। Large parts of the country were on the brink of a formidable revolt. The eternal law of suffering. What did Mahatma Gandhi mean by ahimsa or non-violence? तो महात्मा गांधी का क्या था? How could ahimsa become the basis of our struggle? इन्होंने बोला कि भाई ये लोग आए हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली हमारा फ्रीडम ले लिया है, हमारे कंट्री पे रूल कर रहे हैं, हमारा हक बनता है हमारे कंट्री पे, लेकिन इनको मार के या इनका हत्या करके भगाना नहीं है हमको नॉन वायलेंस से प्रोटेस्ट करके इनको भगाना है, ठीक है। सो दैट वाज हिज एजेंडा। अभी हमको देखो आज की तारीख में बहुत अटपटा सा लगेगा शायद, और ये काफी डिबेटेबल भी है कि ये नॉन वायलेंस क्यों। अगर आज मैं अपने घर में हूं और कोई आकर जबरदस्ती मेरे घर से बाहर फेंक देता है और मेरे घर में रहने लगता है, तो मैं क्या अपने घर के सामने धरना देते बैठूं, तुम छोड़कर चले जाओ नहीं तो मैं भूख हड़ताल करूंगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन ये चीज आज आप सोच सकते हैं, आज आप इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है, फाइट करने का जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो आपके अंदर है। लेकिन उस टाइम पे लोगों के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था। 200 साल की गुलामगिरी के बाद किसी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सर अपने आप झुका ही रहता है। 200 साल तक आपने सर झुका के रखा है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग सर झुका के रखे हैं, तो इतना जल्दी ये चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए गांधी ने बोला कि हम बंदूक उठाने के लायक नहीं है, अभी बंदूक उठाने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है, तो उतने हम लायक नहीं है। लेट्स गो फॉर अ रिवोल्ट विच इज पीसफुल, विच इज नॉन कॉपरेशन, विच इज एजिटेशन। तो ये सब में हम जाएंगे, लेकिन हम इससे आजादी लेकर रहेंगे, ठीक है। आज की तारीख में हमको यार अटपटा सा लगेगा, यार बंदूक उठाओ भगाओ इनको, है ना, ये हम आज बोल सकते हैं क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में हैं। लेकिन उस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस हमको नहीं था, हम झुके हुए लोग थे। हमारे ऊपर भाई साहब इतने सालों तक, है ना, इतने अटैक्स हुए, मुगल अटैक्स हुए, उसके पहले तो भाई साहब बहुत सारे और भी अटैक्स हुए, अफगान अटैक्स हुए हैं हमारे ऊपर, मुगल अटैक्स हुए हैं हमारे ऊपर, ब्रिटिशर्स लोगों ने अटैक करके हमारे ऊपर भाई साहब वो बस ही गए, ठीक है। सो ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली चल रही थी। दिस इज व्हाट गांधी जी सेड, नॉन वायलेंस बिकम्स टू अस थ्रू डूइंग गुड कंटिन्यूअली विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। तो हमको कोई भी रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं है, थोड़ा भी रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं है, नॉन वायलेंस मोड में हम जाएंगे। So this is what Gandhiji said, non-violence comes to us through doing good continually without the slightest expectation of return.
हाँ, तो इसीलिए और बढ़ गया ना, मतलब देखो, हाँ ब्रिटिशर्स लोग इसलिए शायद, देखिए गांधी जी ने एक नॉन वायलेंस अप्रोच लिया, नॉन वायलेंस अप्रोच लिया, इसके वजह से ही तो लोग गांधी से साथ जुड़े। लॉजिक ये बोलता है कि फाइट करो ना, लॉजिक ये बोलता है कि आर्म्स उठाओ, भगाओ इनको, लेकिन आर्म्स उठाने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए था वो हमारे पास नहीं था। अभी आप देखो भगत सिंह क्यों नहीं सक्सेसफुल है? भगत सिंह ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन लोग उनके साथ जुड़े नहीं। चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं जुड़े? सुभाष चंद्र बोस को इंडिया से बाहर जाना पड़ा आर्मी लाने के लिए। वाई वेर इंडियन इज नॉट रेडी टू सपोर्ट दीज पीपल? ये लोग भी तो आजादी चाहते थे और आर्मी के दम पे, रेवोल्यूशन के दम पे चाहते थे, लेकिन लोग इनके साथ क्यों नहीं उन्नय हुए? वाई? क्योंकि लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन गांधी के एक आवाज में सब लोग उनके साथ क्यों हो गए? आप ऐसे सोचो ना, देखिए कोई लीडर सक्सेसफुल नहीं बनता है, उसकी लीडिंग स्ट्रेटजी पे जब लोगों को भरोसा आता है तब लोग उससे यूनाइट होते हैं। आज आपके लिए ये डिबेट करना बहुत आसान है यार, मार धाड़ के भगाओ इनको, क्योंकि आप आज एक अलग पैटर्न में जीवन जी रहे हैं। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। उस टाइम पे ये कॉन्फिडेंस नहीं था। एट दैट टाइम देयर वाज नो कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग दिस। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे जितने भी रेबेलियस लीडर्स थे उनके साथ लोग नहीं जुड़े। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई, मतलब भगत सिंह हैड अ वेरी ग्रेट आइडिया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जीनियस थे अपने आप में, पहले इंसान थे जिन्होंने आईएएस एग्जाम क्रैक किया था, लेकिन उनके साथ कोई यूनाइट ही नहीं हुआ। उनको बाहर जाके आर्मी तैयार करनी पड़ी, जापान में गए वो आर्मी तैयार करने के लिए। तो ऐसे लीडर्स थे, दीज वर द लीडर्स, लेकिन लोग उनके साथ जुड़ नहीं रहे थे। लोग उनके साथ जुड़ नहीं रहे थे क्योंकि लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं था। भाई अगर आप देखोगे ना, लड़ने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। इतने सालों की गुलामगिरी ने उस कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया था, और इसीलिए लोग गांधी के साथ यूनाइट हो रहे थे। ठीक है, दिस इज व्हाट गांधी सेड, नॉन वायलेंस कम्स टू अस थ्रू डूइंग गुड कंटिन्यूअली विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। That is the indispensable lesson in non-violence. In South Africa, I succeeded in learning the eternal law of suffering as the only remedy for undoing wrong and injustice. इन्होंने बोला साउथ अफ्रीका में मैंने ये मूवमेंट किया था, हम नॉन वायलेंस से इस जंग को जीतेंगे। नॉन वायलेंस, हमको ब्रिटिशर्स के खिलाफ मार धाड़ नहीं करना है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, उनकी अंतरात्मा को अपील करेंगे कि भाई साहब आप जो कर रहे हैं वो गलत है। क्या करेंगे वो? हमको मारेंगे ना, मारने दीजिए, हम धरने पे बैठेंगे, ऐसा उनका आइडिया था। ठीक है, सो दीज वर हिज आइडियाज। इट मीन्स पॉजिटिवली द लॉ ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस अहिंसा जिसको बोलते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में गांव खेड़ों से लेकर शहर के लोग तक गांधी से जुड़ गए। ठीक है, देखिए क्यों जुड़ेंगे? आप आज शायद नहीं जुड़ेंगे। अगर आज गांधी सामने आते हैं और बोलते हैं कि ऐसे हम एजिटेशन करेंगे, तो शायद लोग नहीं जुड़ेंगे, है ना? ठीक है, अरे हम मार धाड़ के भगाएंगे भाई साहब, ब्रिटिशर्स आए तो मार धाड़ के भगाएंगे, यह आज आप सोच सकते हो, क्योंकि आपका नेशन बन चुका है, आपका एक प्रॉपर लॉ, लेजिस्लेशन, आर्मी सब कुछ बन चुका है, इसलिए आप ये सोच सकते हो। तभी नेशन बोल के कुछ नहीं था, तभी सब ऐसे गुटों में बटे हुए थे, तभी इन सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए जिनका कॉन्फिडेंस टूट चुका था, जिनकी आइडेंटिटी एज एन इंडियन थी ही नहीं, उनकी आइडेंटिटी भाई साहब उनके गांव से थी। ठीक है, सो ऐसे लोगों को इकट्ठा करना ये एक बहुत मुश्किल काम था, और इसीलिए लोग उनके इस स्लोगन पे, अहिंसा वाले स्लोगन पे लोग यूनाइट हुए। दैट वाज द रीजन व्हाई दे यूनाइटेड। ठीक है, इट मींस पॉजिटिवली द लॉ ऑफ नॉन वायलेंस। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू सफर चेयरफुली एट द हैंड्स ऑफ ऑल एंड सन्ड्री, एंड यू विल विश इल टू नो वन, नॉट इवन टू दोज हु मे हैव रॉन्ग्ड यू। ऐसा आप किसी के खिलाफ आप नहीं सोचेंगे। ठीक है, अगर किसी ने आपका बुरा किया भी तो भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, करना तो दूर की बात है। ठीक है, that was his ideology, that was his thinking. Mahatma Gandhi said in 1938, people's initiatives in many cases people resisted British rule non-violently. ज्यादा करके इन्होंने भाई साहब ब्रिटिश रूल को नॉन वायलेंटली लिया। ठीक है, in others different classes and groups interpreting Gandhiji's call in their own manner protested in ways that were not in accordance with his ideas. कहीं कहीं पे ऐसे प्रोटेस्ट हुए, भले ही गांधी के नाम पे प्रोटेस्ट चालू हुआ, लेकिन फिर पब्लिक वायलेंट हो गई। जैसे चौरी चौरा एक इंसिडेंट हुआ था, जहां पे पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी और पुलिस वालों ने उन पे गोली चलाई, तो उन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन को बर्न आउट कर दिया, जिसमें करीब करीब 27 से 28 पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये वायलेंट टर्न ले लिया। ठीक है, सो एट सम प्लेसेस
the movement, although it was initiated by Gandhiji and the movement was getting carried forward in the name of Gandhi, but it took a violent turn. Okay? So in other different classes and groups interpreting Gandhi's call in their own manner, protested in ways which were not in accordance with his ideas. In either case, people linked their movements to local grievances. Okay? Local grievances. Let us look at the fold. खेड़ा, जैसे मैंने आपको बोला, गांधी जी छोटे छोटे ग्रुप्स में जाने लगे, इससे लोग यूनाइट होने लगे, उनके कॉजेस को लेने लगे. पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांडेड फॉर द ब्रिटिश. ये खेड़ा गुजरात में हो रहा था. ठीक है. कोस्टल इंटीरियर, इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड इंटीरियर्स ऑफ तमिलनाडु, लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड. लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड मतलब जैसे देखो यहाँ पे पाटीदार पीजेंट ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश. ठीक है. यहाँ पे पाटीदार थे, इन लोगों ने भाई साहब लिकर शॉप्स को लूट लिया. जो लिकर शॉप्स थे उनको पूरा तोड़ फाड़ के जला दिया. ठीक है. पिकेटेड मतलब लूट लिया. गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज द नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रहs, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. तो ब्रिटिशर्स ने ग्रेजिंग फी इंपोज कर दी थी कि अगर आपको भाई साहब फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करना है तो यू विल हैव टू पे अ फॉरेस्ट टैक्स. और इन्होंने क्या किया, अपने फॉरेस्ट में कैटल को भेजने लगे विदाउट पेइंग एनी टैक्स. हाँ, लिकर मतलब दारू की दुकान. ठीक है. लिकर शॉप मतलब दारू की दुकान. ठीक है. जहां पे अंग्रेजी या देसी दारू मिलती है उसको भाई साहब इन्होंने तोड़फोड़ कर दिया. Okay, they were protesting because the colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished. In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. अभी अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से मूवमेंट को ले रहे हैं. अभी गांधी राज आ जाएगा, अभी वैसा ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, हमारा स्वराज आ जाएगा. ऐसे उन लोग अपने ख्याली पुलाव पकाने लगे. समझ में आ रहा है ये? मतलब हो सकता है गांधी हर जगह पे नहीं जा पा रहे, लेकिन जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो बड़े उल्टे तरीके से हो रहा है. ठीक है. तो लोगों ने बोला कि अरे हमारा अभी हमारा फ्रीडम हो गया है, नाउ वी कैन हैव एन एक्सेस टू द फॉरेस्ट, वी कैन गो टू द फॉरेस्ट विदाउट पेइंग एनी ग्रेजिंग फी, वी आर फ्री नाउ. उन्होंने फ्रीडम अनाउंस कर दिया पहले से ही. ठीक है. ऐसा गांधी राज आने लगा. इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वेर वेरी इंथ्यूजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल. इन बंगाल टू, द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस gave enormous communal unity and strength to the national movement. ठीक है. सो खिलाफत के अगेंस्ट जो मुस्लिम्स लोग यूनाइट हो रहे थे, इससे काफी बढ़ चढ़ के मोशन होने लगा. These Muslims were now uniting with the Congress. पहले मुस्लिम्स का अलाइनमेंट नहीं था कांग्रेस के साथ, लेकिन अभी होने लगा बिकॉज गांधी टुक अप देयर कॉज. ठीक है. In Punjab, the Akali agitation of the Sikhs sought to remove corrupt mahants supported by the British from their gurudwaras. गुरुद्वारास जो थे वो बहुत मतलब ये इन काफी ज्यादा दान पुण्य होता है वहां पे. तो ये गुरुद्वारास में अभी भी देखो गोल्डन टेम्पल में काफी ज्यादा दान पुण्य होता है. तो यहाँ पे महंत लोग कंट्रोल करते थे और ये महंत जो थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे. ठीक है. सो इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स सॉट टू रिमूव करप्ट महंट्स. इन करप्ट महंट्स को भगाओ भाई साहब, सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम देयर गुरुद्वारास. दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इन आसाम, टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस. ठीक है. ये डिमांड करने लगे. ये सब लोग गांधी का नाम लेकर अपना ही भाई साहब रेवोल्यूशन चालू कर रहे हैं. ठीक है. अपने कॉज को ये प्रमोट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाया, लेकिन वो देश के लिए था. इन्होंने सबने अपना अपना जो मुद्दा था उस पर गांधी का स्टैंप लगा दिया. ठीक है. कहीं पे भाई साहब चाय बगान में ये लोग कुछ कर रहे हैं तो गांधी का नाम लेकर कर रहे हैं. कोई भाई साहब किसी गुरुद्वारे में कुछ मांग रहा है तो गांधी के नाम पे मांग रहे हैं. ठीक है. तो ऐसा होने लगा. तो गांधी का नाम हर जगह पे लोग यूज करने लगे. दे वेर यूजिंग द नेम ऑफ अ लीडर. ठीक है. हु हैड अ डिफरेंट एजेंडा इन ऑल देयर रिस्पेक्टिव एजेंडास. इंडिविजुअल जो एजेंडास थे उन लोगों ने इस पे अपने नाम, उनका नाम लेने लगे. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो जा रही चीज. इंटरेस्टिंगली इन द आसामीज वैष्णव सॉन्ग्स ऑफ द पीरियड द रेफरेंस टू कृष्णा वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय गांधी राज. कृष्णा को गांधी राज से इन लोग सब्स्टिट्यूट करने लगे. ठीक है. We can see from the above that sometimes people thought of Gandhiji as a kind of Masiha, ठीक है, as someone who could help them overcome their misery and poverty. Gandhiji wished to build class unity, not class conflict. ठीक है. क्लासेस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए. Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against the zamindars. ठीक है. Agriculture laborers believed he would provide them land. ऐसा सब अपना अपना ख्याली पुलाव पका रहे हैं. ठीक है.
At times, ordinary people credited Gandhi ji with their own achievements. ठीक है, तो ये सब अपने अपने हिसाब से महात्मा गांधी को देख रहे हैं, उनके साथ ये अलाइन नहीं है, उनके थॉट प्रोसेस को अभी तक लोग समझ नहीं पाए, और इसलिए नहीं समझ पाए हैं क्योंकि सब लोग अपनी आइडेंटिटी अभी भी अपने गांव से लगा रहे थे, ना कि अपने देश से। समझ में आ रहा है? तो देश के लिए लड़ना ये बहुत दूर की बात थी इनके लिए। पहले अपनी समस्याओं से लड़ लें, हमारे घर में खाना नहीं पक रहा है, पहले उससे लड़ लें। पहले भाई साहब हमारे बच्चों का शिक्षा कुछ है नहीं, पहले उस चीज समस्या से लड़ लें। जमींदार का टैक्स भाई साहब बढ़ता जा रहा है, इस समस्या से लड़ लें, फिर तो जाकर हम देश के बारे में सोचेंगे ना। तो ऑब्वियसली व्हेन गांधी स्टार्टेड हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ऑल्दो मेनी पीपल अलाइंड टू इट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैड देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड एंड दे वर स्टैंपिंग द नेम ऑफ गांधी ऑन ऑल दीज थिंग्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, पीपल्स महात्मा। तो यूपी, फॉर इंस्टेंस, एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट, पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ उत्तर प्रदेश, मैनेज टू स्टॉप इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। इलीगल एविक्शन मतलब क्या होता था? जैसे ये मेरा खेत है, मैं एक जमींदार हूं, मैंने खेत को किसी किसान को दिया, अभी किसान बेचारा मेहनत कर रहा है, 4 महीने की फसल है, 2 महीने उसने बहुत मेहनत की, पूरा फसल उसे उगाया, तीसरे महीने मैंने उसको भगा दिया, क्योंकि चौथे महीने तो वैसे भी मेरे को सिर्फ फसल काटना है, या समझ लो 3.5 महीने उसने काम किया, 6 मतलब और 15 दिन में फसल काटना था, मैंने उसको भगा दिया। इसको बोलते हैं इलीगल एविक्शन। वो बेचारा मेहनत कर रहा है उस फसल पे, उस फसल को बेचकर वो मेरा रेंट देगा और प्लस अपना भी कुछ कमाएगा, मैंने उसको सही टाइम पे भगा दिया। ठीक है, सो इसको अपन बोलते हैं इलीगल एविक्शन। ठीक है, फॉर एट द एंड ऑफ द पावरफुल मूवमेंट, पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, नाउ उत्तर प्रदेश, स्टॉप द इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। ठीक है, बट दे फेल्ट इट वाज गांधी जी हु हैड वन दिस डिमांड फॉर देम। तो उन्होंने बोला कि ये गांधी जी की वजह से हुआ है। कभी कभी गांधी जी को मतलब ऐसे ही क्रेडिट दे रहे थे लोग, ठीक है, उनके नाम पे ही स्ट्रगल चला रहे थे। ओके, at other times using Gandhiji's name, tribals and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals. कहीं कहीं पे भाई साहब इन्होंने मारा मारी की, ठीक है, लेकिन गांधी जी का तो नॉन वायलेंस का रूल था, ठीक है, लेकिन इन्होंने गांधी जी के नाम पे ये मारा मारी की। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? So a lot of times these things happen. The currency which Mr. Gandhi's name has acquired, even in the remotest village, is astonishing. No one seems to know quite who or what he is, but it is an accepted fact that when what he says is so and what he orders must be done. तो एक अजीब सा करिश्मा था इनका, ठीक है, एक अजीब सा हो रहा था, मतलब गांव खेड़े तक इनका नाम फैल चुका था अभी। ठीक है, कौन है वो, या उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, या किस तरह से वो देश बनाना चाहते हैं, किस तरह से वो देश में ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भगाना चाहते हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, ये सब के बारे में किसी को जानना नहीं था। उन लोगों ने मान लिया हमारा मसीहा आ गया है, अभी हमारे सब दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, ऐसा चल रहा था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, सो नो वन सीम्स टू क्वाइट नो हु और व्हाट ही इज। कौन है वो, किसी के बारे में जान, क्योंकि हमारी प्रथा ये मान लेना, हमारी प्रथा कभी जान लेना था ही नहीं, है ना। वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड, वी हैव ऑलवेज, हमारे ऊपर जो थोप दिया जाता है वही हम बिलीव कर लेते हैं। हमारा बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारा क्वेश्चनिंग सिस्टम बहुत वीक है कि कौन है ये, क्या चाहते हैं ये, क्या इनका ऑब्जेक्टिव्स है, किस तरह से इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे, प्लान क्या है, अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है, ये सब जानना किसी को पड़ी नहीं थी। मान लिया सब लोगों ने कि मसीहा आ गए हमारे। ठीक है, तो ऐसा उनका ऑरा फैलता रहा। ठीक है, मतलब ये जो बोलेंगे वो करना ही करना है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CID रिपोर्ट ऑन किसान मूवमेंट इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, January 1921. He is a Mahatma or Sadhu, a Pandit, a Brahman who lives at Allahabad, even at a Devta. Devta मतलब देवता बोलते हैं ना, ठीक है। The real power of his name is to be traced back to the idea that it was he who got बेदखली illegal eviction stopped in Pratapgarh. बेदखली मतलब illegal eviction, भगा देना एक टाइम पे, ठीक है। As a general rule, Gandhi is not thought of being antagonistic to government, but only to the zamindars. We are for Gandhi and the सरकार। ठीक है, तो ये भाई साहब सब लोगों ने अपने ही हिसाब से गांधी जी का इंटरप्रिटेशन किया। The happenings of 1922 to 1929 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या एक्चुअल घटनाएं घटी। महात्मा गांधी, as you know, was against violent movements. He abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a public station in चौरी चौरा। तो इनको अपना मूवमेंट वापस लेना पड़ा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया चौरी चौरा में क्या हुआ था, पहले इन लोगों का एक जुलूस चल रहा था, उसमें किसी ने गोली चला दी, किसी पुलिस वाले ने, तो इन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी।
जितने भी पुलिस वाले थे सब मारे गए, ठीक है। अप्रॉक्सिमेटली 28 to 29 पुलिस men were killed and Gandhi never wanted such kind of violence. तो इन्होंने अपना जो मूवमेंट था उसको वापस लिया, ठीक है। तो चौरी चौरा में इन्होंने पुलिस स्टेशन में 22 policemen were killed on that day, ठीक है। burnt alive. The peasants were provoked because the police had fired their peaceful demonstration. ये भड़क इसलिए गए थे क्योंकि इन्होंने फायरिंग की थी पुलिस वालों ने, तो इन्होंने पूरा पूरा पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in rural areas. तो उन्होंने बोला कि हमको अभी रूरल एरियाज में थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क करना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरटेक सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है। Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that party should fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies. तो इन्होंने बोला, ये मॉडरेट्स थे, इन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेचर्स है वहां पे पार्टी थोड़ा फाइट करके इलेक्शन लड़ के हमको रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, ठीक है। हमारे भारतीय मुद्दों को हम वहां पे रखेंगे। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन द मिड 1920s, the Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930, ठीक है। तो पहला था आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी ने रिकॉल किया, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट बहुत वायलेंट इंसिडेंट हो गया था और गांधी नहीं चाहते थे कि कोई भी मूवमेंट हमारा वायलेंट हो, ठीक है। ही रिकॉल्ड इट बैक। फिर इन्होंने भाई साहब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया इन 1930। सो गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द मिड 1920s वेर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, a हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अभी कांग्रेस के साथ साथ दो और पार्टीज का निर्माण हुआ, ठीक है। RSS, जिस RSS का नाम सुना होगा आपने, अभी आपका जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो वो RSS से ही निकला हुआ है, अभी भी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अभी भी है, ठीक है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों भाई साहब आ गए अलॉन्ग विद द कांग्रेस, ठीक है। These parties have held different ideas about the kind of country India should be. तो इन्होंने प्लानिंग करना चालू कर दिया कि once India is basically free from the British rule, what kind of country it should be. So these parties have held different ideas about the country India should be, ठीक है। Find out about their ideas with the help of your teacher. Okay, तो जैसे भगत सिंह थे, the revolutionary nationalist भगत सिंह too was very active in this period. तो उस टाइम पे ये भी बहुत एक्टिव हो चुके थे, ठीक है। In 1927, the British government in England decided to send a commission headed by Lord Simon to decide on India's political future. The commission had no Indian representative. The decision created an outrage in India. All political groups decided to boycott the commission. तो साइमन कमीशन को भाई साहब इन्होंने बोला कि नहीं, आप वापस जाइए, ठीक है। क्योंकि इस कमीशन को गवर्नमेंट ने भेजा था, लेकिन इसका मेन उद्देश्य ये था कि इंडिया में चेंजेस लाए। लेकिन इंडिया में चेंजेस लाने के लिए इंडियन लीडर्स को कॉन्फिडेंस मिलो ना, इनसे पूछो ना क्या चेंजेस चाहिए। लेकिन किसी इंडियन लीडर को इस कमीशन में इंक्लूड नहीं किया गया। द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, तो कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। द डिसीजन क्रिएटेड एन आउटरेज इन इंडिया, तो सब लोग भड़क गए इसमें, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स डिसाइड टू बॉयकॉट द कमीशन
When the commission arrived, it was met with demonstration with banners saying Simon go back. ठीक है, तो सब लोग ने भाई साहब ये बैनर्स दिखाए, Simon go back. ठीक है. The decade closed with the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. तो इन्होंने भाई साहब डिसाइड कर लिया कि अभी हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे. अब बहुत हो गया, छोटे मोटे चीजों के लिए हमको नहीं लड़ना है, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ठीक है. Consequently, Independence Day was observed on 26th of January 1930 all over India. Before even India got independence, this day was observed as the Independence Day. इसीलिए आज की तारीख में इसको हम रिपब्लिक डे में सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. 26th of January 1930. इसीलिए आप देखोगे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनकी पूरी कमिटी ने जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसको लॉन्च किया गया था 26 ऑफ जनवरी को ही. हालांकि वो बहुत पहले लिखा जा चुका था, लेकिन उस दिन के लिए उस दिन इसको लॉन्च किया गया, इस दिन को कमेमोरेट करने. Revolutionary nationalists such as Bhagat Singh and his comrades wanted to fight colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants. It takes a loud voice to make the deaf hear. Inqilab Zindabad. Okay? For this purpose, they founded Hindustan Socialist Republic Association in 1928 at Firoz Shah Kotla in Delhi. Members of the HSRA assassinated Saunders, a police officer who had led a lathi charge that caused the death of Lala Lajpat Rai. लाला लाजपत राय उस टाइम पे भाई साहब एजिटेशन कर रहे थे. अरे यार, members of the HSRA assassinated Saunders. Saunders को assassinate किया HSRA. ये क्या था भाई साहब? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. ठीक है. This was Hindustan Socialist Republic Association that was established in 1928 at Firoz Shah Kotla in Delhi. ठीक है. So members of the HSRA assassinated Saunders, a police officer who had led a lathi charge that caused the death of Lala Lajpat Rai. Okay, along with his fellow nationalist B.K. Dutt, he threw a bomb in the Central Legislative Assembly on the 8th of April 1929. इन्होंने भाई साहब एक बॉम्ब फेंका, द अनसंग रेवोल्यूशनरी. इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया पूरे उसमें. ठीक है. और अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया. दे एम एज द लीफलेट एक्सप्लेन्ड वाज नॉट टू किल बट टू मेक द डेफ हियर, ताकि बहरों के कानों तक ये आवाज जाए. ठीक है. इंडियंस को ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप थोड़ा जागिए. ठीक है. टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ इट्स कलाउस एक्सप्लॉयटेशन. तो फॉरेन गवर्नमेंट की हिल जाए भाई साहब कि आप जो कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है. सो अगेंस्ट द कलाउस एक्सप्लॉयटेशन. भगत सिंह वाज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ 23. So he was tried and executed at the age of 23. The march to Dandi, Purna Swaraj would never come on its own. It had to be fought for. In 1930, Gandhi ji declared that he would lead a march to break the salt law. तो ये आपका डांडी मार्च था. According to this law, the state had a monopoly on the manufacture of and sale of salt. तो स्टेट के ऊपर मोनोपोली थी. मतलब जो आपका ब्रिटिशर्स थे उन लोग ही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करते थे और उन लोग ही उसको बेचते थे. हाई पैसा, अच्छा खासा पैसा कमाते थे. सॉल्ट मार्च हुआ भाई साहब. गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 miles फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी. साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी टू प्रोड्यूस एंड सेल देयर ओन सॉल्ट, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt. ये बहुत बड़ा एक मार्च था. फाइनली वहां पहुंचे, उन्होंने सॉल्ट बनाया और इस सॉल्ट को उन्होंने बेचा. ठीक है. Peasants, tribals and women participated in large numbers. A business federation published a pamphlet on the salt issue. The government tried to crush the movement through brutal action against peaceful satyagrahis. Thousands were sent to jail. हजारों को भाई साहब जेल में भेज दिया गया. ठीक है. The combined struggles of the Indian
people bore fruit when the government of India passed the Act of 1935 prescribing provincial autonomy. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या है? जो भी आपके छोटे छोटे राज्य हैं उनको भाई साहब ऑटोनॉमी मतलब अपने राज्य को आप खुद मैनेज कीजिए, ठीक है। द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शंस इन द प्रोविजनल लेजिस्लेचर इन 1937। देखो गवर्नमेंट को मालूम चल गया था कि आज नहीं तो कल हमको छोड़कर जाना है, इसके पहले जितना हम लूट सकें। लूटने के लिए ये जरूरी है कि इनसे हम अभी थोड़ा सा दोस्ती बना लें। अभी इनसे कट्टर दुश्मनी रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा दोस्ती बना लेते हैं, ठीक है। सो द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन 1937। कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है। कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाया। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। तो 1939 से 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। हालांकि इंडिया ने इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी और ब्रिटिशर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वेर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, ठीक है, ब्रिटिश वॉर एफर्ट, बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। तो हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन इंडिया को भाई साहब इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड। द कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या जरूरी है आपका कांग्रेस में रहकर जब आप हमारी मांगों को सुन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट against the British in the middle of the Second World War. The British must quit India immediately, he told them. To the people, he said, do or die in your effort to fight the British, but you must fight non-violently. Gandhiji and other leaders were jailed at once, but the movement spread. The Quit India movement was launched by Mahatma Gandhi in 1942 in protest against sending Indian troops to fight in World War II and demanding the immediate independence of India from the British. It specially attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it. Communications and symbols of state authority were attacked all over the country. In many areas, the people set up their own governments. The British response of the first British was severe repression. तो उन्होंने भाई साहब बहुत रिप्रेशन की पॉलिसी लाई। सबको कुचल दो, मारो, पीटो, जेलों को भर दो, ठीक है। That was the British policy. ठीक है बच्चा पार्टी, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।